ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक लड़के के प्यार में गिरफ्तार हो जाती है और उसे रात को बाहर मिलने को कहती है। रात को वो चोरी छुपे उस लड़के से मिलने जाती है तो वहां वो लड़का नहीं बल्कि कोई और होता है। फिर कैसे उस लड़की की जिंदगी तबाह होती है, ये दर्दनाक कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अपनी बदनामी की जिम्मेदार मैं खुद हूं। न मैं नादानी में मोहब्बत करती और न अपना सब कुछ लुटाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती। ये उन दिनों की बात है जब काफी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली पड़ा था और मकान मालिक किसी छोटी सी फैमिली की तलाश में था। जल्द ही उसको किराएदार मिल गया। ये किराएदार आशीष नाम का एक नौजवान लड़का था। वो नजदीकी गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वो सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में बिजी हो जाता। जल्द ही पड़ोस वालों ने महसूस किया कि उसकी सेहत खराब होती जा रही है। जब वो गांव से आया था सुर्ख सफेद और सेहतमंद था। बाद में उसका रंग भी पीला पड़ने लगा और पतला भी होता चला गया। एक दिन पापा को वो गली में मिला। पापा ने उससे पूछा, आशीष बेटा तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो? नहीं अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना खाता हूँ जबकि मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि मेरा पेट खराब रहता है। पापा बोले, अगर तुम चाहो तो हमारे घर से खाना खा लिया करो। आखिर स्टूडेंट का भी समाज पर हक होता है। खाना तो रोज ही बनता है। एक आदमी का उसमें से निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है अंकल जी, जब जरूरत होगी तो बता दूंगा। इस बात के अगले दिन ही पता चला कि आशीष अस्पताल में एडमिट है। किसी होटल से खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वाले ही अस्पताल ले गए। चपरासी को उसने घर बताने को कहा कि मैं फला अस्पताल में एडमिट हूँ, मेरे घर से अगर कोई आए तो उनको बता दीजिएगा। शायद उन्हीं दिनों उसके घर से उसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था। तभी उसने ये बात मेरे पापा को कहलवाई थी। पापा आशीष के हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए। वो वहां 5 दिन एडमिट रहा। उस दिन के बाद से उसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाने लगा था। जब वो कॉलेज से आ जाता तो दरवाजे की घंटी बजा देता और नौकर उसको खाना दे आता। आशीष ने बहुत जिद की कि वो खाने के पैसे पापा को हर महीने दिया करेगा, लेकिन पापा ने उसे साफ मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमारा भी हक बनता है। कुछ दिन बाद हमारा नौकर छुट्टी पर चला गया। पापा तो दुकान पर रहते थे, इसलिए अब आशीष को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई बाहर कंट्री में जॉब करता था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। उसने तो साफ मना कर दिया कि वो खाना देने आशीष के घर नहीं जाएगी और माँ नहीं चाहती थी कि आशीष रोजाना हमारे घर में खाना खाने आए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। अब उसकी रोज की यही रूटीन थी कि जब वो कॉलेज से आता घंटी बजाकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, घंटी बजाता और हम बर्तन ले लेते थे। था तो ये बहुत आसान काम, लेकिन बहुत मुश्किल लगता था। कभी माँ फ्री नहीं होती तो ये काम मुझको ही करना पड़ता। एक दिन वो खाना लेने ना आया, अगले दिन भी ना आया। माँ उसके घर पर गई, घंटी बजाई, वो बाहर आया तो पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं ले रहे? कहने लगा, आंटी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है और मुझको लूज मोशन की भी तकलीफ हो गई है। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनवाकर भेज देती हूँ तुम्हारे लिए। माँ ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो मौसी जी का फोन आ गया कि उनके पति की तबीयत खराब है और उनको अस्पताल ले गए हैं, फौरन आ जाओ। माँ फौरन मौसी जी के घर की तरफ निकल गई। उनको ये भी याद नहीं रहा कि आशीष को खिचड़ी भी देनी है। काफी सोच विचार के बाद आखिर में मैंने ही हिम्मत की, दुपट्टा लेकर खिचड़ी ली और उसके दरवाजे पर पहुंची। घंटी बजाई, कोई जवाब न आया। सोचा शायद आशीष की तबीयत ज्यादा खराब है, तो हिम्मत करके उसके घर के अंदर चली गई। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, दबे कदमों डरती डरती आगे बढ़ी। वो कमरे में ना था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। खिचड़ी कमरे में रखी, टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदम लौटी तो वो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको तकलीफ उठानी पड़ी, सॉरी। खिचड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ को मौसी जी के यहाँ जाना पड़ गया तो मैं आ गई। अच्छा बर्तन लेती जाओ। उसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर आ गई। इस पहली मुलाकात के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फ्री होती दरवाजे से झांकती, अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेजी से उसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम हालचाल के सिवा और कोई बात नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता झिझक कम होने लगी और मैं उसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक मोहल्ले वालों को पता नहीं था कि मैं उसके घर खाना देकर आती हूँ। एक दिन बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझको आशीष के घर से निकलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठों पर चढ़ी। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। उसने हर तरफ इस बात को फैला दिया और यूं मैं सारे मोहल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल में भी आना जाना बंद करवा दिया और इस डर से मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया कि कहीं ये बात मेरे पापा को ना पता चल जाए। अब तक तो हमारे बीच कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था, लेकिन जब घर से निकलना बंद हुआ तो न जाने क्यों दिल बेचैन सा रहने लगा। महसूस हुआ कि मेरे दिल में उसकी जगह थी, जो अब उसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाए तो दिल के मर्ज की शिद्दत भी 2-4 हो जाती है। अब मैं उससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार चिट्ठी लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दी, जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करो, कहीं तो पल भर को मिलो। उसने उस चिट्ठी का कोई जवाब न दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी होने लगी। एक और चिट्ठी लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वो खिड़की जो आंगन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके चिट्ठी आंगन में फेंककर उल्टे कदमों घर लौट आई। अब आशीष को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब नहीं देगा मैं इसी तरह ऐसी बेकार की हरकतें करती रहूंगी। तो अगले दिन उसने सुबह सुबह हमारे दरवाजे की घंटी बजाई। माँ पूजा कर रही थी। मेरे दिल ने कहा हो ना हो वही है। दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलोज भी आ जाते हैं, इसलिए अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमको मुझसे क्या बात करनी है, अभी बता दो। अभी पापा के आने का समय हो रहा है, वो अचानक ही आ सकते हैं। तुम ऐसा करो, मुझसे नदी पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहां पास में ही है, मैं उसके घर का कहकर जाऊंगी। दिन में तो मैं पढ़ाई करती हूँ, कल से एग्जाम स्टार्ट है। अच्छा तो फिर रात को मिल लो। रात को? उसने हैरानी से कहा। हाँ, नदी तो 2-4 कदम पर ही तो है। रात को मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकलकर नदी पर आ जाऊंगी। देखो आज रात जरूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहां तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रहूं। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब आशीष के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो रात को नदी के किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। इत्तेफाक के उस दिन माँ और पापा देर तक बातें करते रहे और कहीं जाकर 12 बजे तक सोए। जैसे ही वो सोए मैंने दबे कदमों से आंगन पार किया और आहिस्ता से कुंडी खोलकर गली में झांका। आसमान पर सितारों की मध्यम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जाने दिल की गली का क्या जोर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान, न इंसानों का डर रहता है और ना भूत प्रेत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में मैं नदी के किनारे जा पहुंची। मुझे आने में देर हो गई थी, मगर मुझे फिर भी यकीन था कि वो वहां जरूर होगा। हजारों चीजों का डर दिल पर उठाए जब मैं नदी तक पहुंची तो देखा कि वहां वो नहीं था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आया। मैं समझी कि आशीष है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जब थोड़ा और आगे गई तो देखा कि वहां वो तो नहीं, कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस पलटी तो बोला डरो नहीं बहन, मुझे आशीष ने भेजा है। उसको बहुत तेज बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब पहुंचूंगी? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, अब आ ही गई हो तो उसकी बात सुन लो। ये लो, उसने ये पर्चा लिखकर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो। अगर मेरी बात का यकीन नहीं, उसने जेब से टॉर्च निकाली और पर्चे पर डाली।
मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे 2 घड़ी देखने को आ जाओ। मेरे अंदाजे से राइटिंग तो उसी की थी। मैं उसकी तकलीफ के बारे में सोचकर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। थोड़ा आगे आई तो उसे एक स्कूटर नजर आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुमको वापस भी इसी स्कूटर पर ले आऊंगा। न जाने किधर किस रास्ते पर वो मुझे ले गया। उस समय मेरी मत मारी गई थी। आशीष के बुखार के बारे में सुनकर मैं उसके पीछे चल दी। हालांकि मुझे वापस घर चला जाना चाहिए था। आशीष की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा ना हुआ कि मैं कितनी दूर चली आई। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोककर उसने मुझे उतरने को कहा तो मुझे होश आया। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में पहुंच गई। सोच तो मेरी आशीष का प्यारा चेहरा था, इसके अलावा मेरी और कोई सोच नहीं थी। जब अंदर गई वहां बिस्तर पर कोई बैठा था, मगर वो आशीष नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, शायद वो दूसरे कमरे में हो। अभी मैं देख ही रही थी कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो व्यक्ति जो मुझे लाया था वो दरवाजा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और व्यक्ति आए, मगर उनमें से कोई भी आशीष नहीं था। मैंने पूछा, आशीष कहाँ है? उनमें से एक लड़का बोला, उसे भूल जाओ, वो नदी में डूब चुका है। उसके बाद क्या कहूं? कलम को खून के आंसुओं में डुबोकर लिखूं तो सारे बदन का लहू खत्म हो जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की, और ये इंसान के रूप में दरिंदे। जो कदम मैंने बिना सोचे समझे उठाया वो मुझे कहां ले आया। रात सर पर से ऐसी गुजरी जैसे डायन हो। हजारों गिद्ध और चीलें चिल्लाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी स्याही समेटकर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मेरी जिंदगी में मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो मुझे दूसरी गलती नहीं करनी थी। मगर अगली सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि पापा के डर से सुबह को घर ना गई। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो न जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही। आशीष को कोसती रही कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया, या वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भोलेपन से शायद उसने अपने किसी दोस्त को अपना राज बताकर उनको मौका दे दिया था। ये राज तो कभी खुल ही ना सका। घर जाती तो ये राज खुलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी की साफ गवाही दे रही थी। भला कौन मुझे स्वीकार करता? शायद पापा मुझको देखते ही गोली मार देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वो लोग घर का ताला लगाकर चले गए थे। मैंने आस पड़ोस में झांका और ना शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी दूसरों के आगे गाने से बेहतर है कि यही प्यासी मर जाऊं। शाम को वो लोग आ गए। कहा कि यहां रुकना सही नहीं है। किसी ने पुलिस को बता दिया तो उनके हाथों मारे जाएंगे और अखबारों में छप जाएंगे। बेहतर है यहां से निकल चलो। उन्होंने ना तो मुझे आशीष तक पहुंचाया ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में मुझे दूसरे शहर ले आए और यहां मुझे मोहल्ले में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। उस औरत ने मुझे दिलासा दी। वो कहती कि मुझे अपनी माँ समझो, मगर वो माँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा थी। वो मुझे हीरा कहकर मेरी लोगों से जान पहचान करवाती थी। न जाने कब तक ये हीरा उस गंदी जगह पर बिकता रहेगा। एक दिन एक व्यक्ति जो वहां अपना दिल खुश करने आया था, मैंने उसे अपनी कहानी सुनाकर उससे मिन्नत की कि प्लीज मुझे आप मेरे माँ बाप तक पहुंचा दो, भले ही वो मुझे गोली मार दे। इस जगह रहने से बाप के हाथों मर जाना बेहतर है। उस आदमी को मुझ पर तरस आया और उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। वहां सब बदल चुका था। माँ मेरी याद में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। बाप ये बेइज्जती सह न सका और दुनिया से ही चल बसे। भाई ने दरवाजा खोला, लेकिन मुझसे कोई भी संबंध रखने से इनकार कर दिया। वही आदमी मुझे वापस अपने साथ ले आया। उसने मुझसे शादी की और मैं अब उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। पर जिंदगी में एक गलती मुझे गुनाहों के एक ऐसे कुएं में ले गई जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे मेरे पति ने कोई भी ताना नहीं दिया, लेकिन हर समय मुझे ये डर लगा रहता है कि ये मेरा आखिरी ठिकाना है भी या नहीं। दोस्तों, बेशक एक लड़की जब गलत कदम उठाती है तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए हर लड़की या लड़के को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए
और ऐसे किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।